चलो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को चाइना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया। किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? इसमें मैंने आप लोगों को, प्लीज़ बातें नहीं, दो इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन पढ़ाए। एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड, क्या पढ़ाया? एक अभी पढ़ाना है ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चरल रेवोल्यूशन, वो भी एक रिवॉल्यूशन है। और ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब से आया? 1950। और एक मैंने पढ़ाया था चाइना में रिफॉर्म्स आए, कब आए? 78। ठीक है, बताओ भाई पीछे से मुर्तज़ा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या करा चाइना ने? कोई भी बुक में नहीं देखेगा, सबको मम्मी कसम है, सामने देखो। हाँ, लोगों से ज़मीनें ले ली सरकार ने। हाँ, इंडस्ट्री डाली उसके ऊपर ज़मीन लेकर। ठीक है, और कोई थोड़ा इलेबरेट करेगा? बताओ भाभी, खड़ा हो जा। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, गुड, बैठो। सबने थोड़ा थोड़ा सही बोला है। ओवरऑल आप लोगों को बुलेट पॉइंट्स में 3-4 चीज़ें याद रखनी है जो मुझे आपकी कॉपी में चाहिए ही चाहिए। एक तो इन्होंने स्ट्रेटिज्म मॉडल अडॉप्ट किया। स्ट्रेटिज्म मॉडल में क्या करा? सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में ले ली? गवर्नमेंट। कोई भी चीज़ बनानी हो, कुछ भी करनी हो तो परमिशन किसकी चलेगी? गवर्नमेंट। दूसरा, यहाँ देखो, स्ट्रेटिज्म मॉडल के बाद इन्होंने सब फार्मर्स को छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े दे दिए खेती करने के लिए, लेकिन उस ज़मीन के ऊपर ऑनरशिप किसकी रहेगी? गवर्नमेंट। आप उसके ऊपर खेती करोगे और खेती करने के बाद जो भी पैसा आएगा वो आप अपने पास रखोगे टैक्सेस काटने के, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। एक ये वाली बात चाहिए। तीसरा, इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। क्या हुआ? कि उन लोगों को ये कहा गया कि आप अपने बैकयार्ड में क्या डाल लो? इंडस्ट्री डाल लो। ठीक है, और उस इंडस्ट्री के ऊपर भी आप काम करोगे लेकिन उस पर मालिकाना हक आपका। दिस इज ऑल अबाउट ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इससे क्या हुआ? चाइना में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और खेती बाड़ी में भी ये लोग अच्छा कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हुई? बाद में क्या आ गए वहाँ पे? ड्रॉट। ठीक है, और वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स काम कर रहे थे रशिया के, वो लोग भी क्या कर रहे हैं? बाद में चले गए उनके जाने की वजह से, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था इनका। और वो बॉर्डर डिस्प्यूट होने की वजह से रशिया से बहुत सारे लोग जो यहाँ आए हुए थे वो चले गए चाइना से। जब वो चाइना से चले गए तो इन लोगों की इंडस्ट्री में भी और एग्रीकल्चर में भी डाउनफॉल आया और 3 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए। कितने लोग? 3 करोड़। तो इन लोगों ने एक तरफ रैपिड इंडस्ट्रीज तो बढ़ाई, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों को फूड ग्रेन की कमी भी झेलनी पड़ी। किसकी कमी? फूड ग्रेन। सुन रहे हो? बराबर देख रहे हो? ये हो गया, ये 58 में आया। फिर 78 में यही रिफॉर्म आया। रिफॉर्म में भी यही लिखा हुआ है कि भैया इन लोगों ने इंडस्ट्रीज सेटअप करी बहुत सारी। ठीक है, लेकिन इन्होंने रिफॉर्म में कुछ नई चीज़ें भी करी जो मैं अभी बताऊंगा। कि रिफॉर्म के बाद 78 के बाद इन लोगों ने ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स तक, मतलब 1998 तक 20 सालों तक लगभग इनका ग्रोथ रेट जो था वो डबल डिजिट था, मतलब ऑन एन एवरेज 10% और मोर। चाइना जैसा देश भी डबल डिजिट ग्रोथ रेट अचीव नहीं कर पाया 1-2 साल तक। इन्होंने 20 साल तक ये चमत्कार करके दिखाया है। ये कुछ वैसा रिकॉर्ड है जो टूटना असंभव है। एक बार सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ठीक है, ब्रायन लारा ने जो 400 रन बनाए हैं वो टूट जाएंगे। लेकिन ये चाइना ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि 20 साल तक लगातार उनका ग्रोथ रेट डबल डिजिट से ज़्यादा था। अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भी ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा मुझे लगता है। ये उन्होंने उस ज़माने में करके दिखा दिया जो आज भी करना क्या है? असंभव। उस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पे नहीं थी। तो क्यों ऐसा करा वो मैंने अभी रीज़न दिए हैं। उसके पहले इन्होंने एक बीच में एक मूवमेंट और आया था इनका, ग्रेट प्रोलेटारियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था ये ध्यान से सुनना तुम। इसमें
चाइना में जो स्टूडेंट्स थे और प्रोफेशनल्स थे ना, प्रोफेशनल्स थे, उनको इन्होंने चाइना के बाहर भेजा कुछ स्किल सीखने के लिए। और वे लोग जब वहाँ से ये सारी चीज़ें सीख कर आए तो इनको वो एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा मिला चाइना में। ये भी माओ जेडोंग जो था उसकी ही वो थी, आइडियोलॉजी थी। अब उसके बाद एक चीज़ इसमें और हुई, इन्होंने जैसे ये लोग सीख के आए ना, तो इन लोगों को ये फोर्स किया गया कि अब आप जो सीखे हो वो लोगों को भी बताओ और लोगों को चाइना के कल्चर के बारे में बताओ, और सब लोगों को इन्फ्लुएंस करो कि वो चाइना की कल्चरल आइडेंटिटी में माने। और चाइना में रहना है तो आपको चाइना की आइडेंटिटी ही सबसे ऊपर रखनी पड़ेगी, चाइना के कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कल कहा था, इनके लिए कम्युनलिज्म का मतलब किसी रिलीजन से नहीं है। इनके लिए कम्युनिस्ट होने का मतलब है यू शुड बिलीव इन चाइनाज कल्चरल आइडेंटिटी। आप चाइना की किस में बिलीव करो, जैसे। और इसके लिए देखो, मेरा ये मानना है आइडियोलॉजी किसी पे थोपी नहीं जाती है, वो तो अपने आप आती है। अब जैसे हम लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा कल्चर इंडियन ही रहेगा। हमारा खाना खाने का तरीका, ठीक है, हमारा शादी विवाह में जो फंक्शंस होते हैं, तुम उनमें देखो सिमिलैरिटीज़ होंगी बहुत सारी, ठीक है। जैसे मैंने शायद पहले ही कहा था, ये हल्दी की रस्म, ठीक है, दूल्हा घोड़ी चढ़ता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा। अब वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ठीक है, वो सब अलग अलग कम्युनिटी के होने के बावजूद भी ये कल्चर और ट्रेडिशन सेम क्यों है? क्योंकि हमारे रूट एक जगह से निकले हुए हैं। तो हमारा कल्चर जो है, हमारी आइडेंटिटी जो है वो ये है। तो वो हम बाहर भी चले जाएंगे ना, तो वो हमारी कल्चर, अभी आप बाहर घूमने भी जाओगे, ए यार इंडियन खाना मिलेगा क्या यार, यहाँ कहीं इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा क्या, ठीक है, रोटी मिल जाएगी क्या यार, बहुत टाइम हो गया ये सब खा लिया, रोटी चाहिए, ठीक है। तो हमारा कल्चर जो होता है वो तो हमारे अंदर इनबिल्ट होता है, उसके लिए किसी को मार कूट के बनाने वाले बात थोड़ी है। तो इन लोगों ने क्या करा कि वो कल्चरल आइडेंटिटी को थोपना शुरू किया, और जब आप इस तरीके से थोपना शुरू कर देते हो ना, तो वहाँ से आपका पतन शुरू हो जाता है। तो 65 में ये लोग लेकर आए थे कल्चर रिवॉल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत दंगे फसाद हुए चाइना में, बहुत सारे लोगों की जान गई। स्टूडेंट्स ही सबसे ज़्यादा बागी बन गए इसमें, पढ़े लिखे लोग का माइंड वॉश कर दिया इन्होंने। ये जो वहाँ का जो था माओ, इसने पढ़े लिखे लोगों का माइंड वॉश कर दिया, उसके दिमाग में जहर भर दिया सबके, और वो लोग मारने कूटने पे उतर आए। उसके बाद फिर 65 के बाद जब इन्होंने देखा इतनी गिरावट आ रही है, फिर 78 में ये क्या लाए, रिफॉर्म। उसके बाद फिर चाइना ने आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पढ़ो, Pro-Italian cultural revolution was initiated by Mao Zedong in 65 and continued till 76. ठीक है, क्या करा इसमें इन्होंने, अंडरलाइन करो। ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स को बाहर भेजा और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ वो लोग सीख कर आए। फिर कल्चरल रिवॉल्यूशन में इन्होंने रिसेशन को भी कॉम्बेट किया, मतलब जो चाइना में रिसेशन आया था उसको मिटाने के लिए इन्होंने सबको बाहर भेजा था कि आप स्किल वगैरह सीख के आओ। अब सीख के तो आए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ भी सीख के आगे। तो इन्होंने क्या करा फिर, इट वॉज सक्सीड इन इम्पोजिंग माओइज़म। इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को क्या करा, सोशल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, माओइज़म की जो आइडियोलॉजी है, उन्होंने इनको थोपना शुरू कर दिया पूरे कंट्री के ऊपर। उससे इन लोगों को क्या हुआ, नुकसान हुआ। फिर 78 में चाइना क्या लेकर आया, रिफॉर्म लेकर आया। क्या लेकर आया, ठीक है। इसके अंदर जितना डिटेल में मैंने तुम्हें बताया ना, उतना नहीं दे रखा है, तो जितना तुम्हारे कोर्स के हिसाब से उतना ही दे रखा है। बट मैंने तो इस पर कंप्लीट पूरी एक केस स्टडी पढ़ी थी, और एक किताब भी है इसके ऊपर, माओइज़म के ऊपर। कोको FM पे उसकी ऑडियो वगैरह है, तो मैंने कुछ एपिसोड ऑडियो के भी सुने थे इसके। बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे कि लोग किस तरीके से ये कल्चरल रिवॉल्यूशन चाइना में आया, और किस तरीके से चाइना को इसका फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ, ठीक है। कोई भी चीज़ आप किसी पे थोपने की कोशिश करोगे ना, तो उसके नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम है। कल्चरल आइडेंटिटी अपने अंदर से आती है। अब जैसे अपने देश में नेशनलिज्म है, तो नेशनलिज्म है, पेट्रियोटिज्म है, ये तो अंदर से आता है इंसान के, ये थोपने से थोड़ी होता है। कोई थोपेगा तो थोड़ी आएगा। तो इन लोगों ने वो चीज़ करनी शुरू करी, तो उसका इन लोगों को क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ।
फिर ये लोग रिफॉर्म लेकर आए। अब रिफॉर्म के 3 फेज़ दे रखे हैं, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़। फर्स्ट फेज़ में क्या करा, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाए। कहाँ लाए? इनमें इन्होंने कम्यून सिस्टम को विड्रॉ किया और स्मॉलर पीस करके, जो कम्यून सिस्टम में क्या हो रहा था, कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, इन्होंने वो कलेक्टिव फार्मिंग को हटाकर वही ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े करके सब इंडिविजुअल दे दिया सबको, और बोला आपको इस पे जिस चीज़ की खेती करनी है करो। पहले कम्यून सिस्टम था, वो कम्यून सिस्टम में क्या होता था, कोऑपरेटिव फार्मिंग होती थी। इन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग हटाकर क्या लेकर आए, इंडिविजुअल फार्मिंग, कि आप अपनी पीस ऑफ लैंड पे जो आपको उगाना है, जो आपको खेती करनी है, वो चीज़ की आप खेती करो, अपनी पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तो कम्यून सिस्टम, पहला रिफॉर्म क्या हो गया इनका, कम्यून सिस्टम से ये इंडिविजुअल फार्मिंग पे आ गए। सबको अपनी छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड दे दिए और उनको कहा आप इस पे जो खेती करनी है करो। पहले सरकार का कंट्रोल था, एक तरीके से यहाँ लिख दो तुम, इन्होंने कमांड बेस्ड इकोनॉमी से मार्केट बेस्ड इकोनॉमी बना दी। क्या कर दी, कमांड बेस्ड इकोनॉमी से, पहले इनका हर चीज़ के ऊपर कमांड था, ऐसे करो वैसे करो, ये कम्यून सेटअप करना पड़ेगा, यहाँ ये इंडस्ट्री डालनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। फिर बाद में इन्होंने हटा दिया, बोला, मैंने बोला ना अभी, जोड़ ज़बरदस्ती का सौदा कहीं पे भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इन्होंने कहा लोगों को अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से जो काम करना है वो करने दो। सेकंड, ये टिक कर लो, लैंड अभी भी इनको सिर्फ फार्मिंग के लिए दी थी, ओनरशिप राइट तो आज भी नहीं मिलते चाइना में। आप उस ज़मीन पे खेती करो, इनकम कमाओ, उसमें से टैक्सेस सरकार को दो और जो पैसा बच रहा है आप रख लो, लेकिन ओनरशिप राइट आपको, चाइना में ज़मीनें बहुत कम है, वहाँ ओनरशिप राइट आज भी आपको नहीं मिलती है। ठीक है, आज भी, उस समय भी नहीं और आज भी नहीं। ठीक है, वहाँ पे ओनरशिप राइट गवर्नमेंट देती ही नहीं है। ठीक है, अब मकान में तो मिलेंगे ना बेटा, पैसे दे रहे हो वो तो मिलेगा, लेकिन अभी जैसे सपोज कर खेती बाड़ी में तो उन्होंने क्या कर रखा है कि आज तू ये पैसे भी दे रहा है तो भी ये ज़मीन तेरी नहीं है, तू इस पर खेती कर सकता है, इंडस्ट्री डाल सकता है। ठीक है, हालांकि इसमें अब ये लोग लॉ वगैरह लेके आए हैं जो ये कहते हैं कि जो पहले से चीज़ें बहुत सही हुई है, लेकिन चाइना एक बहुत क्लोज इकनॉमी है। चाइना के बारे में कंप्लीट जानकारी तो आपको वहीं जाके मिल सकती है, क्योंकि वो सारे चैनल्स से बाहर रहते हैं। आप सोचो जब कोविड का आउटब्रेक हुआ तो भी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाइना के बारे में पता चली ना, वो 20% भी नहीं थी। मतलब जिस लेवल का ये आउटब्रेक था उतनी चीज़ें तो पता ही नहीं चली। आज तक भी ये कहाँ पता चला कहाँ से आया है ये। ठीक है, बोला ये लोग रिसर्च कर रहे थे, फलाना डिमकड़ा वहाँ से ये कुछ कर रहे थे, वहाँ से फिर ये कोविड आया। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं। चाइना के अलावा कोई दूसरा देश होता आपको पता चल जाती। ठीक है, तो चाइना में कोई फेसबुक नहीं है, व्हाट्सअप वगैरह वहाँ पे नहीं चलाते हैं, उनका खुद का ही सोशल मैसेजिंग है, ऐप है, वही यूज़ करते हैं। वहाँ का मीडिया बहुत प्राइवेट है। ठीक है, वहाँ ये BBC वगैरह कोई भी जो इंटरनेशनल मीडिया चैनल से वो नहीं चलते। तो बहुत अंदर ही अंदर वाला देश है वो। वहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे तरीके से तो पता तभी चलेगा जब वहाँ जाओगे। वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको जो नेट से है वो पता नहीं चल सकती चाइना के बारे में। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से आज के डायनेमिक वर्ल्ड में भी चाइना एक एक्सेप्शन है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाना बहुत मुश्किल है, इतने बड़े देश है जबकि। ठीक है, चलो दूसरा, तो पहला रिफॉर्म लेकर आए ये लोग किस में, खेती में, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाए इन्होंने कम्यून सिस्टम को ख़त्म किया और सबको छोटी छोटी पीस ऑफ लैंड दे दी और उसके ऊपर वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे। अंडरलाइन कर लो, अलॉटीज वर अलाउड टू कीप देयर इनकम, वो अपनी इनकम रख सकते थे आफ्टर पेइंग टैक्सेस देने के। इन्होंने जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में किया ना, वही काम किस में किया, रिफॉर्म्स। फ़र्क क्या है दोनों में कि यहाँ पे कम्यून सिस्टम था, यहाँ कम्यून सिस्टम, यहाँ पे पीस ऑफ लैंड दे दिया और उस पर आपको जो खेती करनी है करो। नेक्स्ट, सेकेंड फेज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड फेज़ में रिफॉर्म किस में लाए ये लोग, इंडस्ट्री। इसमें इन्होंने बहुत सारी स्टेट ऑन एंटरप्राइज खोली और प्राइवेट सेक्टर को टक्कर दी और बहुत सारी इंडस्ट्री खोली, पूरी इंडस्ट्रियों का जाल बिछा दिया इन्होंने। अपने लेबर लॉस को बहुत लिबरल कर दिए, टैक्सेशन के जो लॉस थे उसे बहुत लिबरल कर दिए।
और वो टैक्सेशन के लॉज लिबरल करने से, लेबर लॉज को लिबरल करने से बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनके यहाँ आया। बहुत सारे लोगों ने चाइना में आके निवेश किया, क्योंकि चाइना ने अपने लेबर, अभी इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी 2020 में कि हम भी अपने टैक्स लॉज में थोड़े चेंजेस कर देते हैं, लेकिन हमसे पैसा ही नहीं छूटता। हमारा टैक्स का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में आना चाहती है। उन्हें इंडिया एज अ कंट्री अच्छा लगता है, लेकिन वो यहाँ के टैक्सेशन को देख के घबरा जाते हैं। अरे हटे, इतना कॉम्प्लेक्स जीएसटी है, फिर इनकम टैक्स, फिर इसमें इतना। आप जीएसटी लेकर आए, वन नेशन वन टैक्स। कहाँ है वन नेशन वन टैक्स? मल्टीपल लेवल पे टैक्सेस लग रहे हैं, रेटें इतनी ज़्यादा है, 5 इन्होंने रेटें कर दी, 0, 4, 12, 18, 28। काहे का वन नेशन वन टैक्स? ठीक है, एक सिंप्लीफाइड रेट होनी चाहिए थी। आज जैसे दुबई में है 5% वेट है हर चीज़ में, और कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट है। अब ये तुम इतना कॉम्प्लेक्स रखोगे इसको, तो कैसे काम चलेगा? मनमोहन सिंह ने जो जीएसटी बनाया था, जो ड्राफ्ट था, तो ये वो जीएसटी नहीं है जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया अभी। तो जीएसटी बिल्कुल अलग था। तो मनमोहन सिंह वाला सिंप्लीफाइड वाला जो स्ट्रक्चर अगर आ जाता तो बहुत फ़ायदा मिलता। जो कॉम्प्लेक्स है हमारे यहाँ का टैक्स सिस्टम, इसमें न मानो या ना मानो तुम, जो लोग मतलब बीजेपी को फेवर भी करते होंगे ना, उनसे भी तुम बात करोगे और वो थोड़ा टैक्सेशन को समझते हैं, तो वो ये कहेंगे कि भैया इन्होंने टैक्स सिस्टम को बहुत कॉम्प्लेक्स कर रखा है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको तो समझ ही नहीं आती ये चीज़ें। अब 2020 में हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी चाइना बनने की, कि जैसे चाइना ने अपने टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आया उस समय 78 में, और अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों को चाइना में निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया कि आप यहाँ आके प्रोडक्शन करो। वो सेम इनविटेशन हम 2020 में दे सकते थे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंडिया आए और इंडिया में आकर, और वो इंटरेस्टेड भी थे, क्योंकि मोदी जी जब बाहर अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो उससे हमारी छवि बहुत अच्छी होती है, और उससे जो बाहर की कंपनियां हैं वो इंटरेस्ट तो दिखाती है कि यार चले इंडिया। जब यहाँ आते हैं और चीज़ें देखते हैं, फिर वो चीज़ बेकार हो जाती। तो एक तरफ हमारा जो बाहर जाना है वो सक्सेसफुल कब होगा? जब पहले हम अंदर से चीज़ों को सही करेंगे। बाहर जाना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अलग अलग कंट्रीज़ में, अभी मोदी जी वहाँ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में गए, वहाँ शायद जवाहरलाल नेहरू के बाद आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, वहाँ मोदी जी गए। अभी अच्छी बात है, अभी अलग अलग देशों से हमारा पीआर अच्छा होता है, तो यहाँ से इंडस्ट्रीज़ आना चाहती है, एफडीआई आना चाहता है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो टैक्स सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो मनी नहीं बना पाते अपना कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो वो चीज़ें चाइना ने बहुत जल्दी समझ ली कि कैसे लोगों को अपने यहाँ आकर्षित करना है। 2 चीज़ें इन्होंने करी, मैंने आगे दे रखी है। लेबर लॉस को रिलैक्स किया और टैक्स लॉस को रिलैक्स किया, लिबरल कर दिया उसे थोड़ा। क्या कर दिया? अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, रिलैक्सेशन दे दिए। क्या दे दिए? पढ़िएगा। और तीसरी चीज़, हमने ड्यूअल प्राइसिंग का सिस्टम अडॉप्ट किया। हमने मतलब चाइना ने ड्यूअल प्राइसिंग का सिस्टम अडॉप्ट किया। अंडरलाइन करो। इसमें इन्होंने फिक्स कर दिया कि हर प्रोडक्ट की 2 प्राइस होगी। जब तक डिमांड सप्लाई मीट नहीं हो जाती तब तक तो जो गवर्नमेंट की प्राइस है वो, और उसके ऊपर मार्केट प्राइस। जैसे आज मैं कहूँ कि हमारे यहाँ अभी 100 किलो ऑनियन की ज़रूरत है ताकि लोगों का पूरा डिमांड पूरा हो सके, तो 100 किलो ऑनियन तक तो हम 50 रुपये में देंगे। अब एक बार 100 किलो पूरी हो गई, किसानों ने 100 किलो बना के दे दिया और 100 किलो की डिमांड भी पूरी हो गई। अब इसके बाद 20 किलो एक्स्ट्रा बन गया, 40 किलो बन गया, तो वो आप मार्केट प्राइस पे बेच सकते हो। अब उसे आपको ज़रूरी नहीं आप 50 में बेचो, वो फिर आप कितने में बेचो? 60 में बेचो। कितने में बेचो? तो ये जो भी 20-30 रुपये हैं, ये फार्मर का एक्स्ट्रा इनकम हो गया। ये था ड्यूअल प्राइसिंग मॉडल। बहुत बढ़िया मॉडल है कि इसमें जब तक डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, तब तक तो आपको गवर्नमेंट की प्राइस पे बेचना पड़ेगा। बट एक बार आपने वो डिमांड सप्लाई का क्राइटेरिया मीट आउट कर लिया, उसके बाद आप उसे मार्केट प्राइस पे बेच सकते।
तो 3 तरीके से ये लोग रिफॉर्म लेकर आए, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, और ड्यूअल प्राइसिंग मॉडल यूज़ करके इंडस्ट्री में भी करा ये मॉडल इन्होंने और एग्रीकल्चर में भी करा। समझ गए बराबर। ये कब लाए ये लोग रिफॉर्म? 19 कब लाए? 78। उससे पहले यही काम इन्होंने 58 में भी किया था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, ढंग से रिफॉर्म कब लाए? 78। और उसके बाद रिफॉर्म लाने के बाद इनका जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या बोला मैंने? डबल डिजिट तक अचीव हुआ, वो पीछे दे रखा है मैंने। ठीक है, कल हम लोग पाकिस्तान की बात करेंगे। धन्यवाद।